नमस्कार, मैं डॉक्टर विमल पंडिता, कैंसर स्पेशलिस्ट। आज का जो विषय है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर हम देखते हैं कि ये जो फीमेल्स है उसमें से मोस्ट कॉमन कैंसर है जो फीमेल्स को होता है वो ब्रेस्ट कैंसर है। महिलाओं में जो भी नया कैंसर होता है, हर नए 3 कैंसर्स में एक कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होता है। इतना ज़्यादा इंसिडेंस है ब्रेस्ट कैंसर का। और ब्रेस्ट कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है बिकॉज ऑफ कैंसर इन फीमेल्स, जो फीमेल्स में है। तो अगर हम देखें कि लाइफ टाइम रिस्क क्या है ब्रेस्ट कैंसर होने का, हम देखेंगे जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें हर 8 में से 1 महिला को लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। ये करंट इंसिडेंस है ब्रेस्ट कैंसर का। दैट मीन जो आपका लाइफ टाइम रिस्क है वो 12% है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने का। तो अगर यही इंसिडेंस हम देखेंगे जो 1950 की शतक थी या 1940s का शतक था, उस टाइम ये सिर्फ 5% रिस्क था। आज देखें तो ये 12% है लाइफ टाइम रिस्क। हम देखेंगे कि विद टाइम, विद डेकेड्स ऑफ टाइम, तो ये द रिस्क ब्रेस्ट कैंसर होने का ये इंक्रीज हुआ है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो बेसिकली ब्रेस्ट क्या है, इसका इंटरनल एनाटॉमी क्या है, ये कैसे डेवलप होता है ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट टिश्यू जो है ये मेनली 3 टाइप के टिश्यूज़ का अंदर में बना होता है। सबसे पहले होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। तो उसमें लोब्स आते हैं और डक्ट्स आते हैं। लोब्स वो है जो ब्रेस्ट मिल्क बनाते हैं और डक्ट्स है जो उसी मिल्क को बाहर की तरफ लाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। लोब्स है और ब्रेस्ट कैंसर है। तो यही 2 मेन टिश्यूज है जहाँ से ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स डेवलप होते हैं और फिर कैंसर में चेंज होते हैं। तभी जो मेन 2 टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है वो इंट्राडक्टल है और लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि इसी से ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है। तो सेकंड जो है वो फाइब्रस टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो इस लोब्स और डक्ट्स को अपने प्लेस में होल्ड करते हैं। वो है फाइब्रस टिश्यू। और थर्ड है जो फैटी टिश्यू है, वो भी मिक्स्ड होता है इसमें फाइब्रस टिश्यू में। तो ये इससे कंस्टिट्यूट हम ब्रेस्ट करते हैं। ये अंदर सारे है जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, फिर डक्ट्स है जो मिल्क को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सारे फिर कन्वर्ज होते हैं निप्पल में। जो ब्रेस्ट का निप्पल होता है वहाँ से ही ये सारे कन्वर्ज होते हैं। बहुत सारे इन्यूमरस ग्लैंड्स और डक्ट्स होते हैं, वो कंसंट्रेट होके निप्पल में आ जाता है और वहाँ से फिर मिल्क आता है। निप्पल का अपना कैंसर बन सकता है और ब्रेस्ट के अंदर में टिश्यू में अपना कैंसर। यूजुअली जो ब्रेस्ट का ऊपर का पार्ट है, स्किन है, उसमें कैंसर डेवलप नहीं होता है। जो अंदर कैंसर बन रहा हो, अगर वो बढ़ के ऊपर तक आ जाए तभी वो स्किन में आ सकता है, बट राइज अंदर से होता है। अगर हम देखें हम ब्रेस्ट कैंसर, जो इसका मीडियन एज है, मतलब मोस्ट कॉमन एज है कभी प्रेजेंट करता है, वो है अराउंड 63 ईयर्स। मतलब सबसे ज़्यादा कैंसर केसेस अराउंड 63 ईयर्स के होंगे, बट उससे अगर कोई एज ज़्यादा है तब भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, इससे कम है तब भी ब्रेस्ट कैंसर होगा। हम देखते हैं बहुत सारे यंग ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स आते हैं, लाइक 40 ईयर्स में, 38 ईयर्स में, 45 ईयर्स में, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। बट मोस्ट कॉमन जो कंसनट्रेटेड पॉपुलेशन होती है वो अराउंड 63 ईयर्स होती है, फर्स्ट हाफ ऑफ 60s में। तो अब ये ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट कैसे करता है? ब्रेस्ट कैंसर जो अराउंड 2/3 लोग हैं वो एज ए लोकलाइज कैंसर प्रेजेंट करते हैं। मतलब ब्रेस्ट के अंदर ही है, अभी ये कहीं फैला नहीं है या बहुत भी बड़ा नहीं हुआ है, उसको हम लोकलाइज ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। जो स्टेज 1 या स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर है उसको हम लोकलाइज ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, जो उधर ही होता है ब्रेस्ट में। तो फिर ये सबसे पहले यूजुअली जो ब्रेस्ट के साइड में हमारा एक्जिला होता है, वहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, वहाँ पे फैल सकता है। तो उसको हम रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट कहते हैं, तो वहाँ पे फैल सकता है। और अगर ये टेरिटरी लांग के ये दूसरी जगह चला जाए, लाइक कहीं और पे फैल जाए, उसको हम मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जब तक ये ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के अंदर ही है, डेवलप हो रहा है, उसको अगर हम प्रॉपर टाइम पे डायग्नोज करते हैं, फिर ट्रीट करते हैं, इसका 5 ईयर सर्वाइवल मोर देन 95% है।
जब तक ये अपनी ही है, उसको हमने जांच किया, ट्रीट किया, तो मोर देन 95% सर्वाइवल है। मतलब ब्रेस्ट कैंसर में प्रॉपर ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा सर्वाइवल है। तो अगर ही यही अब रीजनल ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लिम्फ नोड्स में फैल गया, तो यही सर्वाइवल अराउंड 86% हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज ये थोड़ा फैल गया। और यही कैंसर जब दूसरी जगह पे जाता है, जिसको मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, उसका 5 ईयर सर्वाइवल जो है वो सिर्फ 30% है। तो आप देखेंगे जितना जल्दी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है, अर्ली स्टेज में है, उसका जो आउटकम है वो भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा चांस ऑफ सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो जितना जितना ये बढ़ेगा, जितना फैलेगा, तो सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट आउटकम जो है वो कम होता जाएगा। सो ये इम्पोर्टेंस है ब्रेस्ट कैंसर का। तो अभी हम इसको ये प्रेजेंट कैसे करता है, जैसे एक लंप जैसा अंदर लग रहा है ब्रेस्ट कैंसर में, सो इट कैन प्रेजेंट एज लंप, वो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। कुछ गांठ लग रही है ब्रेस्ट के अंदर। अब हर कोई ब्रेस्ट की गांठ कैंसरस नहीं होती है, वो नॉन कैंसरस गांठ भी हो सकती है, और वो बहुत कॉमन है, उसको हम यूजुअली फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं। बट कैंसर भी एज ए ब्रेस्ट की स्वेलिंग या ब्रेस्ट का गांठ प्रेजेंट करके कर सकता है। तो सेकंड क्या है, निपल से डिस्चार्ज आ रहा है, स्पेशली डिस्चार्ज विद ब्लड, तो ब्लड के साथ डिस्चार्ज आ रहा है। ये अमंग जो कॉमन प्रेजेंटेशंस है ब्रेस्ट कैंसर कैसे प्रेजेंट करता है, एज ए ब्लडी निपल डिस्चार्ज। तो ये नॉन ब्लडी भी डिस्चार्ज हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है पर ब्रेस्ट कैंसर के पास है। तो कभी कभी क्या करते हैं, एक महिला नोटिस करती है उसका, बिकॉज यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर पेन कॉज नहीं करता है, हम लगे ब्रेस्ट कैंसर पेन कॉज करता है, यूजुअली ये पेनलेस स्वेलिंग होता है, इसलिए प्रेजेंट करता है। तो कभी कभी कोई महिला नोट करती है उसका जो निप्पल है ब्रेस्ट का वो अंदर की तरफ जा रहा है, उसको हम निप्पल इन्वर्शन कहते हैं। सो वो भी साइन हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट करने का। और अगर यही जो अंदर ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया है कि ये बाहर स्किन तक आ गया, तो स्किन में चेंजेस आ सकती है, स्किन रेड हो सकता है, स्किन फिक्स हो सकता है स्वेलिंग के साथ। और अगर उससे भी ज़्यादा बढ़ गया तो आप देख सकते हैं कि ब्रेस्ट में जो ऑरेंज का ऊपर वाला जो टेक्सचर होता है, वो जैसे छोटे छोटे छेद जैसे लगते हैं ऑरेंज में, तो ब्रेस्ट के ऊपर वाली स्किन में भी हम वो चेंजेस देख सकते हैं, वैसे भी प्रेजेंट कर सकता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गया ये रीजन, तो ये ऊपर स्किन को फाड़ के अल्सरेट हो सकता है, एक ब्रेस्ट अल्सर हो सकता है, एक फंगेटिंग मास जैसा प्रेजेंट कर सकता है। वो यूजुअली एडवांस जब काफ़ी बढ़ गया होता है उसमें प्रेजेंट करता है। तो मोस्टली जो मोस्ट कॉमन है एक पेनलेस ब्रेस्ट स्वेलिंग की तरफ पेश करता है। तो अगर यही कैंसर आप साइड में एक्ज़ा में जाएगा, वहाँ पे लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो गए, तो लिम्फ नोड्स दिख सकते हैं, पैल्पेट कर सकता है पेशेंट की कुछ स्वेलिंग यहाँ पे एक्ज़ला में आई है, तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण होता है। या अगर यही फैल के हड्डियों में चला जाए, लिवर में चला जाए, लंग्स में चला जाए, तो उस साइड के सिम्टम्स आ सकते हैं, लाइक बोन पेन हो गया, तो फिर हम देखते हैं कोई बोन पेन के साथ प्रेजेंट करता है, तो देखते हैं फिर जब उसका जांच करते हैं ये बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर था जो बोन में फैल रहा है, तो ऑपरेट पास करते हैं। सो ये है ब्रेस्ट कैंसर कैसे प्रेजेंट, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज है और हमारी कंट्री में क्या डिफरेंस है, कैसे। अब बेसिकली ना टैबू बन गया है हमारी सोसाइटी में, तो अगर महिला को लग भी रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो यूजुअली छुपा देते हैं घर वालों से, सोसाइटी में, अरे कुछ कोई बोल देगा क्या है ये क्या नहीं है। कभी कभी पता भी नहीं होता है, कभी पता चल भी जाता है वो, लेकिन वो छुप जाते हैं, दिखाते नहीं है। तो फिर क्या होता है, वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसने फंगस किया, उसमें अल्सर हो गया, तब वो डॉक्टर के पास आते हैं कि अब ये छुप नहीं पा रहा है, तो फिर डॉक्टर के पास फिर हम देखें ये तो ऑलरेडी स्टेज 3 स्टेज 4 हो गया, और ये काफ़ी साल 2 साल 3 साल से उनने नोटिस किया है लेकिन बता नहीं रहे हैं किसी को, बिकॉज ऑफ दीज टैबूज इन आवर सोसाइटी। तो इसलिए हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो यूजुअली लेट होती है, या कभी कभी अगर किसी को लगता भी है कि कुछ है तो वो इग्नोर कर लेते हैं। तो यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं होता है, ये वन ऑफ द मेन रीजंस है वहाँ पे अर्ली स्टेज में महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर क्यों प्रेजेंट करती है, और यहाँ पे यूजुअली लेट स्टेज में क्यों प्रेजेंट करती है। दूसरा है जो काफ़ी डेकेड से वेस्टर्न कंट्रीज़ में चल रहा होता, उसको कहते हैं स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी क्या है, मैमोग्राफी एक
ब्रेस्ट का एक एक्सरे लेना होता है, सिंपल एक एक्सरे लेना होता है, 1-2 व्यूज़ होते हैं उसमें लेते हैं। उससे पता चलता है कि ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ है नहीं है। कभी कभी ब्रेस्ट के अंदर गांठ भी होती है और हमें फील नहीं होता, बट अंदर होती है, वो छोटी होती है, तो वो मैमोग्राम डिटेक्ट कर लेता है कि अंदर है। तो मैमोग्राम 2 टाइप के होते हैं। एक तो हो गया जब हमें लग रहा है, शक है कि ब्रेस्ट के अंदर गांठ है, फिर हम मैमोग्राम करते हैं, उसको डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी करते हैं। बट दूसरा है कि एक महिला है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स नहीं है, बट वो भी मैमोग्राम करते हैं। उसमें कोई रिकमेंडेशन है कब आपको करना चाहिए, तो उससे हम डिटेक्ट करते हैं। तो यूजुअली वो वाले कैंसर जो स्क्रीनिंग मैमोग्राम में डिटेक्ट होते हैं वो यूजुअली अर्ली स्टेज में होते हैं। अगर स्क्रीनिंग मैमोग्राम में डिटेक्ट हो गया कि कुछ अंदर बन रहा है, हमने फर्दर जांच की, वो ब्रेस्ट कैंसर आ गया, यूजुअली अर्ली स्टेज में है, उसको ट्रीट किया, उसका आउटकम भी बहुत अच्छा है। यूजुअली उनका आउटकम होता है 99% सर्वाइवल रेट होता है 5 ईयर्स का, तो बहुत अच्छा है। सो बिकॉज वहाँ पे एक डेडिकेटेड स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स है वेस्टर्न कंट्रीज में, हमारे देश में है, हो रहे हैं, बट उतना डेडिकेटेड नहीं है, एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम नहीं है, तो यूजुअली इसलिए हम अर्ली डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट्स वाई वी एडवाइज जो एवरेज फीमेल्स है जिनका बहुत ज़्यादा कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो उनको 50-55 ईयर्स में हर 2 साल में एक मैमोग्राम करना चाहिए। तो रीज़न उसका ये है कि एक तो अर्ली स्टेज में पकड़ेंगे, बिकॉज अभी इतना कॉमन हो गया ब्रेस्ट कैंसर के हर 8 में से 1 महिला को लाइफ टाइम रिस्क है कि ब्रेस्ट कैंसर होगा। तो बिकॉज चांसेस बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में ब्रेस्ट कैंसर होने का, तो इसलिए मैमोग्राम एक प्रोग्राम करते हैं। एक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इस टेस्ट से, एक सिंपल एक्सरे लेना होता है ब्रेस्ट का, तो उसमें जब जल्दी डिटेक्ट होगा तो ट्रीटमेंट अच्छी तरह से होगा, तो आउटकम भी अच्छा है। तो अगर कोई महिला है कि उसको जो रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा है, लाइक सपोज उनके मदर है, आंट है या कुछ है, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, या कोई फैमिली मेम्बर है जिसको थोड़ा अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उनको हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा पहले, रादर देन एट 50-55 ईयर्स और 40-45 ईयर्स में आप स्क्रीनिंग स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज आपका रिस्क ज़्यादा है, सो दैट ये जल्दी रिस्क हम इसका अर्ली डायग्नोस कर सकें। एंड एक होता है हेरिडिटरी, इसको हम इनहेरिटेड ब्रेस्ट कैंसर है। कुछ जीन्स होते हैं जो फैमिलीज़ में रन करते हैं, जिसको लाइक उसको BRCA1 and 2 एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर्स कहते हैं। तो जिनको वो है, लाइक कोई फैमिली मेम्बर है अर्ली एज में उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और उनको वो बैड जीन्स है, तो उनको यूजुअली हम कहते हैं कि जिस भी इंडिविजुअल फैमिली में जो ब्रेस्ट कैंसर हुआ है एट जब एज में हुआ है उससे 10 साल पहले से आप ब्रेस्ट कैंसर का मैमोग्राफी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर लीजिए। कभी कभी हम MRI भी यूटिलाइज करते हैं ऐसे इनहेरिटेड ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में, क्योंकि कभी कभी मैमोग्राम में ऐसे कैंसर्स मिस हो सकते हैं, सो दैट मैमोग्राम में ज़्यादा डिटेक्शन पावर है इसमें MRI में, तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी अलग अलग रिकमेंडेशन है किसको ये करना चाहिए और किसको किस एज में करना चाहिए। सो ये हो गया ये कैसे होता है, और ये फिर कैसे हम डायग्नोज कैसे करते हैं। एक तो जो मैंने बोला MRI है, उससे पता चल जाता है, और अगर हमें MRI में शक हो गया कि कुछ अंदर स्वेलिंग है या सस्पिशियस रीजन है, सो नेक्स्ट होता है एक FNAC, जिससे हमें सेल्स मिलते हैं कि जो बोल सकते हैं हाँ जी ये कैंसर सेल्स है। मोर इम्पोर्टेंटली एक बायोप्सी, एक छोटा सा नीडल डाल के थोड़ा सा टिश्यू निकालते हैं, उससे हमें एक तो कंफर्म होता है जो हमें लग रहा है एबनॉर्मलिटी है ब्रेस्ट कैंसर ही है, और ये कौन सा टाइप है, कौन सा सब टाइप ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि हर सब टाइप का डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट अप्रोच से, डिफरेंट एजेंट्स से ट्रीटमेंट होता है। तो अगर हम करेक्टली सब टाइपिंग करें जो डिपेंड होता है हार्मोन स्टेटस पे, लाइक ER है, PR है, HER2/neu है, या एक ट्रिपल नेगेटिव है जिसमें सारे हार्मोन्स रिसेप्टर्स नेगेटिव है, तो इनका सबका अप्रोच डिफरेंट है। किसी में हम अपफ्रंट सर्जरी कर सकते हैं, किसी में पहले कीमो देना है या टारगेटेड ड्रग्स देना है, उसको छोटा करना है, उसके बाद सर्जरी करते हैं, तो ताकि जो ओवरऑल सर्वाइवल है वो बढ़ जाए। सो ये सब हमें बायोप्सी से पता चलता है कि कैंसर है, कौन सा टाइप है, कौन सा सब टाइप है। तो एक बार मैमोग्राफी हो गया, एक बार बायोप्सी हो गया, हमने अब डिटेक्ट किया है कि हाँ जी ये ब्रेस्ट कैंसर है, कौन सा टाइप है। फिर हो गया स्टेजिंग, अभी कौन सा स्टेज में,
एक हो गया क्लिनिकल स्टेज, आप हाथ से पैल्पेट कर सकते हो कितना बड़ा लीजन है, मैमोग्राम थोड़ा बता देगा, बट एक्चुअल में ये कहीं और फैला है और उधर ही है, वो हम उसमें कुछ इमेजिंग यूटिलाइज करते हैं, लाइक सीटी स्कैन है, पेट स्कैन है जो नया नया आया हुआ है, या एमआरआई है, कभी कभी बोन स्कैन है। इन चीज़ों से हमें पता चलता है हाँ जी ये कौन से स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर। तो एक बार मैमोग्राफी हो गया, एक बार डायग्नोसिस हो गया बायोप्सी से, एक बार स्टेजिंग हो गया, फिर आता है कि एक पेशेंट को हम पर्सनलाइज क्लासीफाई करते हैं कि दिस इज़ अ पेशेंट, इसका ब्रेस्ट कैंसर ये टाइप है, उसका स्टेज ये है, इसकी एज ये है, इसके कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है, लाइक हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी का प्रॉब्लम है, एस्थमा है, वो तो नहीं है साथ साथ में। ये सारा मिला के हम इसको हम पर्सनलाइज थेरेपी कहते हैं कि हर किसी एज में, हर किसी स्टेज में एक ही ट्रीटमेंट सबको नहीं मिलता है, बिकॉज ये चीज़ें भी कंसिडर करनी होती है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट को हमें कैसे ट्रीट करना है। तो ये सारा करके हम एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं फिर कि इस पेशेंट को, इस पर्टिकुलर पेशेंट को ये हमें करना है। अब उस दैट पर्टिकुलर पेशेंट को या तो सिर्फ सर्जरी करो, और किसी को सिर्फ सर्जरी करनी होती है उससे ठीक हो जाता है, किसी को कीमो भी देना होता है, सर्जरी भी करनी होती है और रेडिएशन भी देना होता है, ताकि जो अब एक दो कैंसर है उसको निकाल दे सारा, और जो रिस्क है वापस आने का उसको भी कम से कम कर दे। तो उस पर हार्मोनल टैबलेट भी आता है यूजुअली, जो ब्रेस्ट कैंसर, जो AR पॉजिटिव कैंसर्स होते हैं उनको सर्जरी किया, कीमो दिया, रेडिएशन दिया, उसके बाद हार्मोनल टैबलेट्स भी देते हैं, वो 5 से 10 साल के लिए देते हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा रिस्क ऑफ रिलैप्स कम हो जाता है। बट जो नॉन हार्मोनल कैंसर्स होते हैं, जो AR नेगेटिव, PR नेगेटिव होते हैं, उनमें से हम सिर्फ कीमो प्लस माइनस रेडिएशन प्लस माइनस सर्जरी, ये डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट टाइप और स्टेज उसका क्या है वो देते हैं, उनमें से हार्मोनल टैबलेट। और एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, उसको HER2 न्यू पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, बायोप्सी में पता चल जाता है। तो उनको हमें ये ट्रीटमेंट के साथ साथ एक टारगेटेड ड्रग भी ऐड करना होता है, क्योंकि यूजुअली ये कैंसर्स एग्रेसिव होते हैं, इनका रिलैप्स रिस्क ज़्यादा होता है। तो उनको वो एग्रेसिवनेस कम करने के लिए, उसका रिलैप्स रिस्क करने के लिए हमें वो टारगेटेड ड्रग ऐड करना होता है। तो उसमें देखा हमने वो टारगेटेड ड्रग ऐड करने से उनका सर्वाइवल ऑलमोस्ट सेम है जो बाकी कैंसर्स का है, उससे उतना ज़्यादा रिस्क वो ऐड करने से कम हो जाता है। सो अब ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट कैसे करें? सो प्रिवेंट में ज़्यादा अब ये डेवलप होता है अंदर किसी कैंसर सेल्स, अगर किसी को इनहेरिटेड रिस्क है तो बैड जीन्स है उसको तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बट हम डिटेक्टर भी कर सकते हैं मैमोग्राम एंड ऑल दोस थिंग्स से। तो हमें देखा है कि ये ज़्यादा ओबेस वुमेन में होता है, तो अगर ओबेसिटी नहीं है तो बेटर है कि उसमें रिस्क कम हो जाएगा। सो अल्कोहल का सेवन है उसमें भी थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। सो ये चीज़ें हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और फिर स्क्रीनिंग मैमोग्राफी है, अगर है भी तो अर्ली, बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। बट ब्रेस्ट कैंसर देखें बहुत कॉमन कैंसर है, ये हर एक में से 8 महिला का होता है। तो अगर कभी भी कुछ नॉर्मलिटी लगती है ब्रेस्ट में, निपल में, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे ये लग रहा है नॉर्मलिटी। अगर आप थोड़ा डिले करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा डिले करेंगे, हमने देखा है कि एक 2-2 साल के बाद भी बोल रहे हैं कि 2 साल से गांठ है, वो इतनी बढ़ गई होती है कि वो ऑलरेडी स्टेज अप स्टेज हो गया होता है। तो अगर जब भी आपको पता चलता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम डेवलप होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यू शुड ऑलवेज गो टू योर डॉक्टर कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉपर जांच करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, नहीं होगा। अब इसमें डरना भी नहीं है कि गांठ है तो कैंसर ही होगा, नॉन कैंसरस गांठें भी होती है, वो तो जब डॉक्टर देखेगा, उसकी जांच फर्दर करेगा, तब भी पता चलेगा कि ये कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। इसलिए जब भी कुछ लगे है, कोई प्रॉब्लम हो रही है जो बढ़ रही है या परसिस्टेंट है, अपने डॉक्टर के पास जाए। वो अगर खुद डायग्नोज कर सकते करेंगे, नहीं तो वो ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफर करेंगे कि ये लग रहा है, तो वो प्रॉपरली फिर डायग्नोज एंड स्टेज करके ट्रीटमेंट करेंगे। बट छुपाना नहीं है, काफ़ी देर से इग्नोर नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि इग्नोर नहीं करना है, छुपाना नहीं है। जब भी प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।